welcome back to Career Planet. Myself Shelly Gurwani, your chemistry mentor, and we are going to study our chapter Solid State. तो बच्चों सॉलिड स्टेट में आज हमारा लेक्चर 3 है, वीडियो 3 आपके पास आ गया है। आज क्या डिस्कस करने वाले हैं बच्चों? तो पिछली क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था? सॉलिड की प्रॉपर्टीज, सॉलिड के टाइप्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड, उनके बीच में डिफरेंसेस। आफ्टर दैट क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप है ना, क्या आपके पास आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, कोवेलेंट 3D नेटवर्क सॉलिड है या मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब अगर मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। फिर उनके एग्जाम्पल्स, उनकी प्रॉपर्टीज और उन पे बेस्ड क्वेश्चंस। तो आपको क्विज भी मिल चुका है, इंडेक्स क्वेश्चन भी मिल चुके हैं। ठीक है, अब आज क्या डिस्कस करने वाले हैं? तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्पेस लैटिस। अब ये स्पेस लैटिस क्या होता है बच्चों? तो देखो स्पेस लैटिस जो है, हम कहेंगे भाई जब क्रिस्टल की बात करते हैं तो क्रिस्टल मतलब रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जितने भी पार्टिकल्स है वो वेल मैनर्ड वे में अरेंज्ड है, परफेक्टली अरेंज्ड है। हर पार्टिकल जो है वो अपनी जगह पे बैठा है, अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, अब बच्चों उस रेगुलर अरेंजमेंट में अगर मैं क्या करूं, हर पार्टिकल को एक डॉट से रिप्रेजेंट करूं और सारे डॉट को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दूं, तो 3 डायमेंशनल स्पेस में जो बहुत बड़ी ज्योमेट्री मिलेगी वो ज्योमेट्री होगी स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस, एक ही बात है। ठीक है, और हर पार्टिकल जो है वो क्या कर रहा है, हर डॉट क्या कर रहा है, हर पार्टिकल या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की पोजीशन को आपको बता रहा है, तो उसे कहते हैं लैटिस पॉइंट। ओके, तो बच्चों स्पेस लैटिस मतलब पूरा 3D के अंदर आपने क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट को शो कर दिया, और लैटिस पॉइंट मतलब हर पार्टिकल, हर डॉट उसकी पोजीशन को बता रहा है कि भाई हर पार्टिकल कहाँ है, क्या वो कोने पे है या कहाँ पे भी है। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे लैटिस पॉइंट। अब कॉर्नर क्या होता है, बॉडी सेंटर क्या होता है, फेस सेंटर क्या होता है, एंड सेंटर क्या होता है, तो ये सब चीज़ें आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं और इसे भी पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो बहुत इंटरेस्टिंग एज वेल एज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो कॉपी पेन तैयार, नोट्स साथ साथ में बनाते रहेंगे और आगे कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस से। अब बच्चों क्या होता है स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस? तो देखो अगर हमें क्रिस्टल को स्टडी करना है तो हम कहते हैं क्रिस्टलोग्राफी। भाई कौन सी ब्रांच जो है केमिस्ट्री की जो आपको क्रिस्टल की स्टडी के बारे में बताती है ना, किस ब्रांच के अंदर हम क्रिस्टल्स को स्टडी करते हैं, तो आपको बताना है क्रिस्टल्स आर स्टडी थ्रू एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टू अंडरस्टैंड देयर स्ट्रक्चर। अब बच्चों ये जो 3D ज्योमेट्री बनी है, इस ज्योमेट्री को हम कह रहे हैं स्पेस लैटिस। अब ये कैसे बनी है? तो देखो क्या किया हमने, क्यूब बनाया। ठीक है, देखो क्यूब तो अब बना लेंगे, है ना, ऐसे बनाओ चाहे कैसे भी बना लो, एक सिंपल क्यूब बना लो। ठीक है, अब यहाँ पे हम सेंटर टू सेंटर क्या कर रहे हैं, कुछ लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, एज इट इज है। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, तो अब आपको इन लाइंस के बीच बीच में एक एक और लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, यहाँ तो हो जाएगी और यहाँ से इस तरह से। ओके, तो देखो 3-3 का सेट बन गया, है ना। अब यहां से भी एक लाइन ड्रॉ कर, ठीक है। अब बच्चों ये फर्स्ट पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे, सेकंड पॉइंट को सेकंड पॉइंट से कनेक्ट कर दो और थर्ड पॉइंट को थर्ड पॉइंट से, सेंटर को सेंटर से कनेक्ट कर दो। ठीक है, और क्लियर। तो ये जो ज्योमेट्री है ना बच्चों, इस ज्योमेट्री को क्या कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, बनाने की जरूरत आएगी नहीं, और आ जाए तो बना लेंगे बच्चों। क्या करना, एक सिंपल क्यूब बना लेना, तो एक सिंपल क्यूब तो बना ही लोगे। ठीक है, अब सिंपल क्यूब ड्रॉ करने के बाद में सारी फेसेस के सेंटर पे एक एक लाइन और बना लेना इस तरह से। ठीक है, अब इनके सेंटर टू सेंटर आप मिला लो, यहाँ से मिला लिया, यहाँ से सेंटर टू सेंटर मिला लो, यहाँ से भी मिला लो और यहाँ से भी मिला। ठीक है, और ये इस तरह से और ये। ठीक है, अब ये बच गया तो यहाँ से भी मिला लो भाई। ओके, ठीक है बच्चों, तो ये जो ज्योमेट्री है दैट इज क्रिस्टल लैटिस। अब है क्या, तो बच्चों देखो ये लैटिस है और ये पॉइंट्स है ना, ये सारे पॉइंट्स है, यहाँ हमने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को रखा है। ठीक है,
तो ये जितने भी डॉट्स हमने बनाए हैं ब्लू डॉट्स, ये है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। अब भाई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कैसे? तो बच्चों मान लो हमें ना NaCl को स्टडी कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा? Na+ और Cl-। ठीक है, तो ये जो डॉट्स हैं दे आर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। अब अगर आयोनिक कंपाउंड है तो भाई कैटायन एनायन होगा, लेकिन अगर आयोनिक कंपाउंड नहीं है बच्चों, मान लो मैं कह रही हूँ कॉपर क्रिस्टल को स्टडी करूँ, तो सारे डॉट्स क्या होंगे? कॉपर तो होंगे। ठीक है, तो बच्चों क्रिस्टल लैटिस मतलब 3D में जो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट है, और ये जो डॉट्स हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? तो इन्हें हम कहते हैं लैटिस पॉइंट। ओके, अब चलते हैं देखो वापस हमारे पेज 1 पे। तो हम कहेंगे भाई क्रिस्टल को स्टडी करना है, तो क्रिस्टल को स्टडी करने के लिए क्रिस्टलोग्राफी, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी पढ़नी पड़ती है। ठीक है, अब बच्चों क्रिस्टल लैटिस है क्या? तो देखो, इफ इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल डॉट्स, है ना, सबको हमने डॉट से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, एंड ऑल दीज डॉट्स आर कनेक्टेड थ्रू स्ट्रेट लाइन्स, जितने भी डॉट थे उनको मैंने स्ट्रेट लाइन से मिला दिया। तो जो 3D में ज्योमेट्री बनेगी, है ना, देन द ऑब्टेन्ड ज्योमेट्री इन 3D स्पेस, उसे क्या कहते हैं बच्चों? तो उस ज्योमेट्री को हम कहते हैं स्पेस लैटिस। ठीक है, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर मिला है ये क्या है? तो भाई हम कहेंगे ये पूरा 3D स्ट्रक्चर जो है दिस इज स्पेस लैटिस। ठीक है, और बच्चों हर डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो हर डॉट जो है वो लैटिस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, चाहे कॉर्नर का हो, चाहे सेंटर हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है, तो पूरा होल 3D स्ट्रक्चर स्पेस लैटिस, हर डॉट लैटिस पॉइंट। तो ये दो चीजें क्लियर। नाउ व्हाट इज यूनिट सेल? तो बच्चों देखो, मान लो हमने ये क्रिस्टल लैटिस बनाया। ठीक है, अब इस क्रिस्टल लैटिस के अंदर अगर मैं आपको कहूँ कि एक बेसिक यूनिट बताओ, भाई ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ना, अगर तुम ध्यान से देखो तो देखो तुम्हें है ना ये क्यूब नजर आएगा, है ना बच्चों? आपको ऐसा लगेगा कि ये एक क्यूब है और बहुत सारे क्यूब जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, और ये पूरा का पूरा क्या है? 3D स्ट्रक्चर जो है वो बना है। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल लैटिस, है ना। अगर मैं एक क्यूब को दूसरा क्यूब, तीसरा क्यूब, चौथा क्यूब, 3D में बहुत सारे क्यूब रख दूं तो पूरा लैटिस मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं कह दूं बेसिक यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस या बेसिक यूनिट ऑफ स्पेस लैटिस, है ना। लैटिस की वो यूनिट जिसे 3D में बार बार रिप्रेजेंट करूं तो पूरा का पूरा लैटिस बन जाए। उस बेसिक यूनिट को क्या कहते हैं? तो भाई उस बेसिक यूनिट को यूनिट सेल कहते हैं। क्लियर? कोई तकलीफ नहीं। क्या डिस्कस किया हमने कि भाई अगर एक क्रिस्टल है, क्रिस्टल मतलब दिमाग में क्लियर होनी चाहिए सारे पार्टिकल्स अपनी जगह पे हैं। ठीक है, तो भाई सारे पार्टिकल्स को मैंने डॉट से शो किया, सारे डॉट को मैंने सीधी सीधी लाइन खींच के स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दिया, तो जो पूरा स्ट्रक्चर आया 3D में वो 3D स्ट्रक्चर है स्पेस लैटिस। ठीक है, हर डॉट एक एटम, आयन, मॉलिक्यूल या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की पोजीशन को इंडिकेट करता है। तो वो डॉट क्या है बच्चों? तो वो डॉट है लैटिस पॉइंट। अब इस पूरे लैटिस की बेसिक यूनिट जिसको 3D में बार बार रिपीट करूं तो पूरा लैटिस ही खड़ा हो जाए, तो उस यूनिट, उसे बेसिक यूनिट को क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे हम यूनिट सेल। ठीक है, तो देखो सेम स्ट्रक्चर और सारी बातें सेम है। ठीक है, अ पोर्शन ऑफ 3 डायमेंशनल क्यूबिक स्पेस ऑफ क्रिस्टल लैटिस एंड इट्स यूनिट सेल। तो बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया कि भाई क्रिस्टल लैटिस में क्या है? रेगुलर और रिपीटिंग पैटर्न ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। 3D अरेंजमेंट को हमने शो कर दिया। पूरा 3D अरेंजमेंट जो है वो होता है क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, अब बच्चों लैटिस के बारे में हम कुछ पॉइंट्स लिख दें कि भाई लैटिस की खास बातें क्या है। ठीक है, तो हम लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेस लैटिस। ठीक है भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेस लैटिस। तो लैटिस देख के आपको क्या क्या पता चला? तो हम कहेंगे भाई लैटिस में हर डॉट एक पार्टिकल की पोजीशन को शो कर रहा है। ठीक है, तो भाई उस डॉट को क्या कहते हैं? तो बच्चों उस डॉट को कहते हैं लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट। ठीक है, तो हम कहेंगे ईच पॉइंट ऑफ लैटिस
each point of lattice is lattice point, या तो आप उसे बोलेंगे लैटिस पॉइंट, या क्या बोलेंगे बच्चों, तो हम उसे बोलेंगे लैटिस साइट। ठीक है ना। और बताता क्या है बच्चों, तो हम कहेंगे लैटिस पॉइंट जो है इट रिप्रेजेंट्स पोजीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स पोजीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं बच्चों। लैटिस किसे कहते हैं, लैटिस पॉइंट किसे कहते हैं, लैटिस पॉइंट क्या बताता है आपको। ठीक है, अब बच्चों लैटिस पॉइंट्स आर जॉइंड बाय स्ट्रेट लाइंस टू ब्रिंग आउट द होल ज्योमेट्री। उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन हो सकता है, तो हम कहेंगे भाई एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, क्योंकि टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड आप पढ़ चुके हो, है ना। तो मॉलिक्यूल भी हो सकता है। ओके, ठीक है। अब बच्चों अगर आपसे कहा जाए भाई बेसिक यूनिट ऑफ यूनिट सेल, सॉरी बेसिक यूनिट ऑफ स्पेस लैटिस, तो आप बताना है भाई बेसिक यूनिट ऑफ स्पेस लैटिस, तो वो होती है बच्चों यूनिट सेल। तो अभी आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि स्पेस लैटिस क्या होता है। ठीक है, स्पेस लैटिस में लैटिस पॉइंट क्या होता है, यूनिट सेल समझ में आ गया कि भाई ये पूरा जो 3D अरेंजमेंट है बच्चों, है ना, इस 3D अरेंजमेंट को अगर आप देखोगे तो बेसिक यूनिट जो निकलेगी ना, देखो वो एक क्यूब निकल रही है ना। अब बोलेगा ये क्यूब है, पीछे भी क्यूब है, इधर भी क्यूब है, इधर भी क्यूब है, टोटल 8 क्यूब नजर आएंगे। ठीक है, तो बच्चों जो बेसिक यूनिट है वो एक क्यूब है, और उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं यूनिट सेल। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। लैटिस के कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपसे पूछ ले तो आप बता सकते हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है बच्चों आपके पास वो है यूनिट सेल के पैरामीटर्स। अब यूनिट सेल के पैरामीटर्स क्या है, तो देखो ये डायग्राम बनाया है, आपको एग्जाम में हो सकता है बनाना पड़े अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। तो बच्चों देखो पहले आपको बनाना है एक क्यूब। ठीक है, तो मैं यहाँ एक सिंपल क्यूब बना रही हूँ। ठीक है, अब बच्चों ये क्यूब में ये जो एक्सेस है या ये जो लाइन है जो ये बाहर आ रही है क्यूब की, ठीक है, इसे हमने क्या मान लिया, तो इसे मैंने मान लिया ए। ठीक है, ये लेंथ हो गई ए, और ये ए के सामने वाला जो एंगल है ये हो गया अल्फा। ठीक है, दिस इज ए, और इसके सामने वाला एंगल आपने रिप्रेजेंट कर दिया अल्फा। सिमिलरली ये वाली जो एक्सिस है, ये जो लेंथ है, इसे मैंने मान लिया बी, और बी के सामने वाला जो एंगल है दैट इज बीटा। ओके, अब जो थर्ड एक्सिस है, भी 3 एक्सिस होती है ना, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ये थर्ड एक्सिस ले ली मैंने, कौन सी, सी, है ना, एक्सियल लेंथ सी, और इसके जस्ट सामने वाला एंगल जो है दैट इज गामा। ठीक है, तो अब ये बनाओ, चाहिए बनाओ। ओके, तो बच्चों अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई मुझे एक क्यूब बनाना है, तो आप कहोगे कि भाई क्यूब में 3 तो एक्सियल लेंथ है ए बी सी, और ये एंगल भी तो है अल्फा बीटा गामा। कहूँगा यहाँ बिल्कुल है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूँगी भाई एक सिंपल यूनिट सेल बनाओ, तो आप पूछोगे तो सही कि क्या मैं ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी रखूँ, क्या मैं सारे एंगल 90 डिग्री पे बनाऊँ। मैं सिंपल क्यूब बनाओ तो एक डाइस को इमेजिन करें, क्यूबॉइड भी तो हो सकता है ना, मुझे 6 फेस चाहिए। ठीक है, तो क्यूब चाहिए, लेकिन ये पैरामीटर्स हुए ना ए बी सी और अल्फा बीटा गामा, भाई क्यूबॉइड भी तो टाइप ऑफ क्यूब में मान सकते हैं, टाइप ऑफ यूनिट सेल तो मान ही सकती हूँ भाई। स्पेस लैटिस मतलब 3D ज्योमेट्री है ना, और छोटी सी यूनिट निकाली उसकी तो एक यूनिट सेल है, वही क्यूब जैसा स्ट्रक्चर है। तो क्यूब कौन सा, क्या वो क्यूब है, क्यूबॉइड है, क्या है। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई हाँ ये लेंथ है ना ए और बी और सी, इसे हम कहेंगे एक्सियल लेंथ। ठीक है, और ये एंगल अल्फा बीटा और गामा, इसे हम कहेंगे एक्सियल एंगल। तो भाई इसके अकॉर्डिंग तो यूनिट सेल जो है वो बहुत टाइप की हो सकती है ना, यूनिट सेल के पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग। भाई जैसे तुम है ना माचिस को इमेजिन करो, मैच बॉक्स है ना, अभी माचिस के बारे में सोचो तो माचिस है ना लेंथ ज़्यादा होती, ए बहुत बड़ी है,
ठीक है, ये वाली लेंथ जो मैंने बनाई, चलो सी मान लो, तो ये सी तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फिर ये वाली लेंथ देखो बी, तो ये तो थोड़ी छोटी है, और विड्थ तो बहुत छोटी ए है ना, जो बाहर आ रही है ये, तो ये तो बहुत छोटी। तो मैं कहूँगी भाई ए बी सी तो मैच ही नहीं कर रहा, माचिस में लेंथ तो ये वाली बहुत ज़्यादा है ना, इधर वाली थोड़ी छोटी है, और जो आपकी तरफ आ रही है वो और छोटी, ठीक है। पिक्चर दिखाऊंगी तो बच्चों क्या होगा कि मज़ा नहीं आएगा, थोड़ा दिमाग इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा चलाना है, हर चीज़ को 3D इमेजिन करना है। एग्जाम में बैठोगी ना तो सारा 3D में सोचना है, अच्छा क्यूब, कॉर्नर कितने हैं, फेस सेंटर कितने हैं, बॉडी सेंटर पे क्या है, एच सेंटर पे क्या है, कौन सा पार्टिकल कहाँ रखा, कौन सा हटा दिया, तो सारी चीज़ें उस टाइम दिमाग में तुम्हें सोचनी है, 3D में इमेजिन करना है पूरा चैप्टर, इसलिए जोर रखना हर चीज़ को। तो अब मैंने तुम्हें कहा अभी माचिस के बारे में सोचो तो माचिस दिमाग में घूमना चाहिए। अब मैच बॉक्स में क्या होता है, तुम्हें कहीं एक लेंथ तो बहुत बड़ी सी जैसे हम कह रहे हैं, फिर बी थोड़ी छोटी है और ए तो और छोटी है, तो ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी, लेकिन सारे एंगल 90 डिग्री पे। कहेंगे हाँ एंगल तो सारे 90 डिग्री पे है, तो वो भी तो यूनिट सेल है। अब बच्चों वो बेसिक यूनिट सेल है तो तुम सोचो पूरा लैटिस ही पलट जाएगा। अगर बेसिक यूनिट सेल बच्चों ऐसी है कि भाई सिंपल यूनिट सेल की बात करूँ, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, और सारे एंगल अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा, और सबके सब 90 डिग्री पे हैं, तो ऐसी यूनिट सेल हुई तो भाई ये सिंपल यूनिट सेल है, ठीक है। तो भाई इसे हम कहेंगे सिंपल यूनिट सेल, है ना, या सिंपल क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। तो अब तो ये हो गया आपका सिंपल यूनिट सिस्टम, लेकिन सारे ऐसे हो ऐसे तो जरूरी नहीं है, तो भाई हम कहेंगे हाँ डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे मैच बॉक्स ले लिया, अब उनको 3D में जमाते जाओ तो अलग ही तरह का लैटिस मिलेगा, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ कि भाई क्यूबॉइड भी तो होता है, ठीक है। क्यूबॉइड जैसे मान लो बच्चों डस्टर होता है क्लास में, है ना, तो डस्टर में क्या हो गया, ये लेंथ तो बहुत बड़ी, ये लेंथ तो हम कहेंगे बाकी दो लेंथ हो सकता है ना, क्लास का डस्टर, इसमें तो चलो ये मैच बॉक्स से सारा है, लेकिन डस्टर में क्या होता है, ये लेंथ तो बहुत बड़ी है, ठीक है, ये वाली और विड्थ जो होती है वो बराबर है ना, एंगल सारे 90 डिग्री पे है, तो वो भी सिस्टम हो सकता था, तो उसे कहते हैं टेट्रागोनल। मैच बॉक्स जब हमने देखा ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी, लेकिन एंगल सारे 90 डिग्री पे, वो भी सिस्टम हो सकता है। भाई वो बेसिक यूनिट सेल है और उसको 3D में रिपीट करते जाओ तो पूरा सिस्टम बनेगा, तो वो सिस्टम होता है ऑर्थोरोम्बिक। तो ऐसे तो बहुत तरीके के हो सकते हैं। या आपने पता है ना, एक एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा पढ़ा है ग्रेफाइट, तो हम कहते हैं ग्रेफाइट में हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर होती, तो जब स्ट्रक्चर ही बच्चों तुम सोचो कि हेक्सागोनल लेयर्ड है, तो अगर मैं आपको बेसिक यूनिट सेल की बात करूं तो तुम कहोगी भाई बेसिक यूनिट सेल जो है वो कैसी होगी, तो भाई बेसिक यूनिट सेल जो है बच्चों वो होगी हेक्सागोनल, ये वाला एंगल जो है 120 डिग्री आएगा, तो हम कहेंगे हाँ, है ना, और एक लेंथ भी चेंज हो जाएगी, तो हम कहेंगे भाई अगर ऐसा सिस्टम है, भाई सिंपल क्यूब है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको क्या दिया बच्चों, डस्टर, तब चलो ठीक है एक लाइन बदल गई। तीसरा मैंने आपको दिया मैच बॉक्स, तो आप कहेंगे भाई मैच बॉक्स में क्या हुआ, तो मैच बॉक्स में लेंथ बदल गई, एंगल सारे 90 डिग्री पे थे। फिर ग्रेफाइट में ऐसा भी होता है हेक्सागोनल लेयर्ड सिस्टम, ठीक है, तो मैं कहूँगी एक एंगल तो तुम्हारा 90 डिग्री से 120 पहुँच गया, बाकी दो एंगल 90 पे है लेकिन एक एंगल 120 हो गया। अब एक लेंथ भी बदल जाएगी, ए इक्वल्स टू बी होगा लेकिन बी नॉट इक्वल्स टू सी होगा, ठीक है। तो अब ये बेसिक यूनिट सेल है, तो लैटिस सिस्टम तो फिर बदल गया। तो बच्चों यूनिट सेल आपको समझ में आ गया कि भाई यूनिट सेल क्या होते हैं। सिंपल यूनिट सेल तो चलो यही होती है, लेकिन हर बार ऐसा हो ऐसा जरूरी नहीं है, है ना। ए बी सी और अल्फा बीटा गामा के अकॉर्डिंग मैं यूनिट सेल ही, बेसिक यूनिट सेल ही बदल दूं तो पूरा सिस्टम ही बदल जाएगा। तो कितने सिस्टम होंगे बता दूं, तो हम कहेंगे भाई टोटल 7 तरह के सिस्टम पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बच्चों को लगता है भाई FCC, BCC, ECC और SCC ये यूनिट सेल है, तो फिर ऑर्थोरोम्बिक, टेट्रागोनल, रोम्बोहेड्रल, सिंपल क्यूबिक सिस्टम ये सब क्या है ना। तो आप समझे भाई सिंपल यूनिट सेल तो ऐसी होती है, हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं है, इसके खुद के पैरामीटर्स है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल, ठीक है भाई, तो ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सिस्टम।
देयर आर 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सिस्टम। समझ गए बच्चों मेरी बात जो मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ कि बेसिक यूनिट सेल कैसी भी हो सकती है, जरूरी नहीं ऐसी हो, है ना। उसमें ABC उसका पैरामीटर है एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल। तो लेंथ भी 3 है ABC और एंगल भी 3 है अल्फा बीटा गामा, है ना। 6 पैरामीटर होते हैं एक यूनिट सेल को डिफाइन करने के, ठीक है। तो उनके बेसिस पे यूनिट सेल बदल जाएगी और बेसिक यूनिट सेल बदल गई तो पूरा 3D स्ट्रक्चर बदल जाएगा, है ना। तो हम कहेंगे अगर 3D स्ट्रक्चर बदल जाएगा मतलब क्रिस्टल सिस्टम ही बदल जाएगा। तो कितनी पॉसिबिलिटीज है, तो हम कहेंगे भाई 7 पॉसिबिलिटीज है। ओके, अब 7 क्रिस्टलाइन सिस्टम कौन से हैं? तो बच्चों आपकी बुक में ये टेबल मिलेगी आपको। अब आपको टीचर कहेगा भाई ये टेबल आपको लर्न होनी चाहिए। अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट अब याद नहीं होती, बच्चे परेशान होते हैं अरे इतनी लंबी टेबल कौन याद करे। तो देखो मैं तुम्हें छोटी छोटी ट्रिक्स दूंगी तो उससे तुम याद कर लेना, ठीक है। फिलहाल पॉसिबल वेरिएशन तुम छोड़ देना, ठीक है। मैं बताऊंगी बाद में पॉसिबल वेरिएशन कहाँ है, क्या काम आता है, क्योंकि अभी आपने पढ़ा नहीं BCC क्या होता है, FCC क्या होता है, ECC क्या होता है। तब एक बार इस टेबल को वापस लेंगे, ठीक है। फिलहाल हम इसे नहीं याद करते, बाकी सब याद कर लेते। ओके, अब बच्चों देखो पहला जो क्रिस्टलाइन सिस्टम है वो तो होता है क्यूबिक। तो बच्चों इसकी जो यूनिट सेल होती है ना वो होती है SCC, सिंपल क्यूबिक सेल, मतलब बिल्कुल शांत, A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C और अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा, है ना। यानी कि मैं कहता हूँ भाई लूडो का जो डाइस होता है वो ऐसा ही तो होता है ना। अगर मैं लूडो के डाइस की बात करूँ जिसे हम खेलते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 फेस होती है उसके ऊपर, तो हम कहेंगे हाँ डाइस, उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, चौथा, पांचवा, 3D में बहुत सारे डाइस रख दो तो जो सिस्टम बनेगा दैट इज क्यूबिक सिस्टम। क्लियर? तो भाई इसकी यूनिट सेल जो है हम कहना चाह रहे हैं कैसी है, तो देखो ऐसी है, क्यूबिक, है ना। क्यूबिक में क्या है, तो देखो ये लिखा है B इक्वल्स टू A, ठीक है, और यहाँ लिखा है C इक्वल्स टू A, ठीक है। और सारे जो एंगल है बच्चों वो सारे एंगल क्या है, देखो अल्फा 90, बीटा 90 और गामा भी 90 डिग्री पे है, ठीक है। तो भाई क्यूबिक के अंदर मैं कह दूं कि अल्फा बीटा गामा जो है दैट इज 90 डिग्री रहेगा और बच्चों A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C रहेगा, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो वो सिस्टम क्या है, तो भाई वो सिस्टम है क्यूबिक, ठीक है। और पूरा क्रिस्टलाइन सिस्टम भी इसकी बेसिक यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल है और पूरा सिस्टम जो है वो क्यूबिक है, ठीक है। अब बच्चों देखो चलो थोड़ा आइडिया दे देते हैं। मान लो मैंने आपसे कहा कि भाई एक क्यूब बनाओ, तो तुम कहोगे ठीक है क्यूब बना लेते हैं, क्यूब बनाना कौन सी बड़ी बात है। ओके, अब बच्चों क्यूब में पार्टिकल्स को रखना कहाँ पे है, तो देखो क्यूब में 8 कॉर्नर है, तो क्या तुम पार्टिकल्स को 8 कॉर्नर पे रख पा रहे हो, है ना। ये 8 कॉर्नर है क्यूब के, यहाँ रख रहे हो, ठीक है। तो अगर क्यूब में पार्टिकल को कॉर्नर पे रखते हैं तो सिंपल क्यूबिक सेल होती है, सिंपल यूनिट सेल होती है। अब बच्चों कॉर्नर तो बनाओगे तभी तो क्यूब बनेगा। फेस सेंटर, तो देखो ये क्यूब बना रही हूं मैं, ये पहली फेस, ये दूसरी फेस, अब मिला लो इसको, तो बच्चों ये तीसरी फेस, है ना। बॉटम वाली 4th फेस, लेफ्ट वाली 5th और ये 6th फेस, ठीक है। देखो फ्रंट और बैक 1 2, ठीक है, ये बैक हो गई और ये फ्रंट हो गई, ये 1 और 2, ठीक है। ये हो गई 3rd फेस, है ना, ये हो गई 4th और ये 5th और कौन सी छूट गई बच्चों, अच्छा फ्रंट और बैक ये 2, ठीक है, और ये 6th। तो हम कहेंगे भाई अगर हम डाइस की भी बात करते हैं तो लूडो के डाइस पे 1 से 6 नंबर होते हैं ना, तो क्यूब में 6 फेस होती, तो भाई ये फेस है। अब पार्टिकल यहाँ रखा है, फेस के सेंटर पे रखा है, ठीक है। यहाँ पार्टिकल को तुमने कॉर्नर पे रखा है, कॉर्नर पे रखा है तो तुम कहोगे सिंपल क्यूबिक सेल। फेस के सेंटर पे रखा है तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, क्योंकि बार बार तुम्हारे सामने टर्म आएगी FCC, ठीक है। अब पूरा क्यूब मान लो, है ना। अब क्यूब के सेंटर में कोई पार्टिकल रखा है, जैसे मान लो आप जिस कमरे में बैठे हो वो एक क्यूब है, आपका जो रूम है वो क्यूब ही तो है, क्योंकि उसमें छत और फर्श 2 फेस हो गई, लेफ्ट और राइट 2 फेस और हो गई, है ना, और फ्रंट और बैक 6 फेस हो गई। कोने गिनोगे तो 4 कोने छत पे और 4 कोने फर्श पे, कोने 8 है, फेस 6 है, तो क्यूब बन गया ना, सिंपल क्यूब,
ठीक है। अब मैं कह रही हूँ कि भाई आपके रूम के बीचों बीच में कोई बहुत बड़ा बॉल रखा है या झूमर रखा है, कोई भी ना सेंटर में कोई चीज़ रखी, तो बच्चों वो तो रूम के अंदर है ना, बॉडी के अंदर है, तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, तो एक तो हो गया सिर्फ कॉर्नर पे पार्टिकल्स रखे, एक होता है फेस के सेंटर पे रखें। ठीक है, डिटेल में ये सब आएगा लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, फिर उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे हाँ भाई पार्टिकल्स को क्या हमने कॉर्नर पे रखा है, फेस के सेंटर पे रखा है, बॉडी के सेंटर पे रखा है। कोई दो अपोजिट फेसेस ले लो, 6 की 6 फेस पे रखना जरूरी नहीं है ना। छत पे और फर्श के सेंटर पे कुछ पार्टिकल रखा है, लेफ्ट और राइट पे, फ्रंट और बैक पे कुछ रखा है, तो उसे बोलते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अभी आपको सिर्फ नाम पता होने चाहिए, क्योंकि टेबल में नाम आएगा तो ये तो बताया ही नहीं, एफसीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है, ऐसे। तो हम कहेंगे भाई सेल कैसी थी, ABC और अल्फा बीटा गामा जो उसके पैरामीटर्स थे उसके अकॉर्डिंग यूनिट सेल कैसी थी, है ना, उसके अकॉर्डिंग पूरा 3D स्ट्रक्चर तैयार हो गया। ठीक है, तो पूरा ढांचा किस पे तैयार हुआ, बेसिक सेल पे। तो पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग मैंने सिस्टम बताया 7 तरह का। तो पहला सिस्टम था क्यूबिक, ABC अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अब दूसरा जो सिस्टम है बच्चों दैट इज टेट्रागोनल। अब टेट्रागोनल में क्या है, तो बच्चों आप याद रखो टेट्रागोनल जो है ना वो डस्टर। ठीक है, दूसरा सिस्टम हम याद रखेंगे डस्टर। अब डस्टर में क्या होता है, तो स्कूल में डस्टर देखा होगा, कभी टीचर ने मारा भी होगा फेंक के, है ना। तो डस्टर क्या होता है, एक लेंथ बहुत बड़ी होती, दूसरी और तीसरी बराबर होती। तो भाई A और B तो बराबर हो गए, लेकिन C वाली जो लेंथ थी, थर्ड लेंथ जो थी ना वो बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, तो हम कहेंगे डस्टर वाला सिस्टम जो है दैट इज लाइक दिस, है ना। A और B तो बराबर है लेकिन C जो है वो बराबर नहीं है, मतलब कुछ ऐसा क्यूब बना ले ऐसा, ये वाली लेंथ जो है ये बहुत ज़्यादा लग रही है। ठीक है, और बाकी कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो बच्चों ये देखो ये C ये तो बहुत ज़्यादा है ना, ये A था और ये B था, ये बराबर है, ये C जो है ये मैच नहीं हो रहा, तो होंगे यहाँ डस्टर तो ऐसा ही होता है। तो बच्चों दूसरा जो सिस्टम है उसे हमने कह दिया टेट्रागोनल। अब टेट्रागोनल में क्या हुआ, तो हम कहेंगे भी A इक्वल्स टू B था, लेकिन तीसरी लेंथ थोड़ी ज़्यादा ही लंबी थी। एंगल सारे 90 डिग्री पे है ना, सारे के सारे एंगल अल्फा बीटा गामा सबके सब क्या है, सबके सब 90 डिग्री पे है। तो ऐसा सिस्टम होता है टेट्रागोनल। अब याद तो हो ही जाएगा, बोलो क्या दिक्कत है। पहला क्या था, तो लूडो का डाइस था क्यूबिक, तो बच्चों A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C और एंगल जो था दैट इज अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री। एग्जाम्पल्स याद करने हैं, NaCl, जिंक ब्लेंड, कॉपर एट्सेट्रा। सेकेंड सिस्टम क्या है बच्चों, टेट्रागोनल। तो A इक्वल्स टू B तो होता है लेकिन B नॉट इक्वल्स टू C। एंगल सारे 90 डिग्री पे होते हैं। एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल याद करेंगे बच्चों, वाइट टिन, कैल्शियम सल्फेट और SnO2 कैसिटेराइट बोलते हैं, और TiO2 टाइटेनियम ऑक्साइड। तो सेकेंड सिस्टम भी याद हो गया टेट्रागोनल, सोचना ही नहीं है हमें कुछ। ठीक है, थर्ड सिस्टम बच्चों ऑर्थोरोम्बिक। तो मैंने आपको बताया था मैच बॉक्स, है ना, मैंने कहा था मैच बॉक्स को इमेजिन करो। तो भाई मैच बॉक्स को इमेजिन करोगे तो मैच बॉक्स में क्या होता है, तो हम कहेंगे माचिस तो देखा ही है, एक लेंथ तो बहुत ज़्यादा होती है C वाली, इधर वाली B थोड़ी छोटी होती, और जो बाहर आ रही है A वो तो और ही छोटी होती। तो A B से मैच नहीं कर रहा था और B C से मैच नहीं कर रहा था। ठीक है, एंगल सारे 90 डिग्री पे होते। तो बच्चों देखो ऑर्थोरोम्बिक थर्ड सिस्टम जो है दैट इज ऑर्थोरोम्बिक। भाई A नॉट इक्वल्स टू B एंड B नॉट इक्वल्स टू C, लेकिन एंगल सारे अल्फा बीटा गामा सबके सब क्या है 90 डिग्री पे है। ओके, तो थर्ड सिस्टम भी क्लियर हमारा। ऑर्थोरोम्बिक याद रखना है, मैच बॉक्स। अच्छा एग्जाम ऐसे भी आ सकता है, मैच बॉक्स कौन सा सिस्टम है। ओके ठीक है, अब एग्जाम्पल ऑर्थोरोम्बिक का, तो बच्चों रोम्बिक सल्फर होता है, बेरियम सल्फेट होता है, KNO3, इन सब का बेसिक स्ट्रक्चर जो है दैट इज ऑर्थोरोम्बिक। ओके, अब फोर्थ कैसे याद करेंगे, हेक्सागोनल। तो अभी बताया था भाई ग्रेफाइट, है ना, ग्रेफाइट में अगर हेक्सागोनल यूनिट सेल बनाओगे तो एक एंगल 120 डिग्री पे आएगा, अल्फा बीटा क्या आ जाएंगे 90 डिग्री पे आ जाएंगे, लेकिन हेक्सागोनल में आपका जो गामा है वो 120 डिग्री पे आएगा। तो हम कहेंगे ओके भाई अल्फा बीटा 90 पे है लेकिन गामा जो है दैट इज 120 डिग्री, और उस चक्कर में क्या होगा, एक लेंथ
हेक्सागोनल लेयर्ड हेक्सागन बनाओगे ना तो जो एक लेंथ है जो सी है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। तो ए बी तो बराबर है ना, ये वाली लेंथ बी जो बाहर आ रही है वो ए, ये दोनों तो बराबर है। ठीक है, हमारी तरफ आती है वो क्या होती है ए, आगे जा रही है वो क्या है बी, लेकिन ये लेंथ कौन सी है तो भाई ये तो है सी। तो देखो हेक्सागन तो आराम से बन जाएगा ये, लेकिन ये लेंथ जो है ये ज़्यादा हो। अब तो हमने क्या देखा था बच्चों कि ये जो एंगल जाएगा आपका गामा ये 120 चला जाएगा, है ना, और बाकी तो 90 डिग्री पे है। तो हम इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं हेक्सागोनल, है ना। तो देखो बेसिक यूनिट क्या हो गई, हेक्सागोनल हो गई, हेक्सागन बना दिया इससे। ठीक है, तो हेक्सागोनल सिस्टम में क्या है तो देखो ये सी जो है ये कितनी ज़्यादा है ना। तो बच्चों A इक्वल्स टू बी है, लेकिन B नॉट इक्वल्स टू सी है। अल्फा बीटा जो है वो आप चेक कर सकते हैं, देखो 90 डिग्री पे है, लेकिन ये गामा जो है ये आपका 120 पे है। ठीक है, तो गामा हो गया 120 डिग्री। तो ये हो गया हमारा फोर्थ सिस्टम, याद रह जाएगा। पहला क्या था, सिंपल क्यूब डाइस, दूसरा क्या था डस्टर, तीसरा क्या था मैच बॉक्स माचिस, चौथा क्या है ग्रेफाइट, हेक्सागोनल यूनिट सेल। ठीक है, अब चार तो हमने याद कर लिए भाई। अब क्या है बच्चों, तो अब देखो हेक्सागोनल चार याद हो गए। अब है बच्चों रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल। इसे हिंदी में याद कर लोगे क्या, इसे याद करना है टेढ़ा क्यूब। अब ये क्या मुसीबत है, टेढ़ा क्यूब मतलब क्यूब बनाओ प्रॉपर, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कहेंगे अच्छा भाई क्यूब बनाना है, तो क्यूब कैसे बनाना, अच्छा टेढ़ा क्यूब बनाना है तो ये ऐसे। ठीक है, सारी लेंथ वगैरह सब बराबर रखनी है, ए बी सी सब बराबर रखना है। तो फिर तो भाई क्यूब टेढ़ा है मतलब ये जो एंगल है ना ये तुम्हारे सेट नहीं हो रहा। देखो ये अल्फा, ये 90 नहीं जा रहा, ये 90 नहीं जा रहा, ये 90 नहीं जा रहा, है ना। तो टेढ़ा क्यूब मतलब अल्फा बीटा गामा कोई भी 90 डिग्री पे नहीं, किसी भी एंगल पे होगा लेकिन 90 पे नहीं होगा। लेकिन क्यूब सिंपल क्यूब जैसा ही था, ए बी सी बराबर है। ठीक है, एग्जाम्पल तो बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्साइट फॉर्म, है ना, क्रिस्टलाइन फॉर्म को बोलते हैं कैल्साइट, और HgS मरकरी का और होता है सिनेबार। तो सिर्फ एग्जाम्पल याद रखने हैं। ठीक है, अच्छा पॉसिबल वेरिएशन तो रुको अभी बताती हूँ। ये हो गया आपका कौन सा सिस्टम, तो हम 5 सिस्टम याद हो गए। पहला डाइस, दूसरा डस्टर, तीसरा मैच बॉक्स, तीसरा नेक्स्ट ग्रेफाइट, और पांचवा जो सिस्टम था वो था टेढ़ा क्यूब, टेढ़ी मीनार सुना हो अगर आपने। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई टेढ़ा क्यूब रोम्बोहेड्रल यानी ये। तो यहाँ पे क्या करना था, तो बच्चों रोम्बोहेड्रल में ए बी सी तो बराबर होते हैं, लेकिन देखो कोई भी एंगल, देखो पूरा टेढ़ा क्यूब है, कोई भी एंगल जो है वो 90 डिग्री पे नहीं। तो अल्फा बीटा गामा नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, तो हम कहेंगे अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री पे नहीं, आपस में बराबर होंगे लेकिन 90 डिग्री पे नहीं होंगे। सो वो हो जाएगा आपका रोम्बोहेड्रल। नाउ मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक एक साथ समझ लेते हैं। तो बच्चों ट्राइक्लिनिक मतलब मोस्ट एसिमेट्रिक सिस्टम, सबसे खराब सिस्टम, मतलब कुछ भी मैच नहीं करता, यानी ए बी सी, है ना, ए कहीं जा रहा है, ए लेंथ मान लो, बी कहीं जा रही है, सी कहीं जा रहा है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा मैचेस मान लो। तो मैच बॉक्स में क्या था, ए बी सी तो वैसे ही मैच नहीं कर रहे थे, लेकिन वो फिर भी सिमेट्रिक था, सारे एंगल 90 पे थे। यहाँ कोई भी एंगल जो है वो 90 पे नहीं है, आपस में बराबर भी नहीं है। ठीक है, तो ए नॉट इक्वल्स टू बी और बी नॉट इक्वल्स टू सी, और बच्चों अल्फा बीटा गामा आपस में बराबर नहीं है, अच्छा, और 90 पे भी नहीं, है ना, आपस में भी बराबर नहीं है, और आप देखो 90 पे भी नहीं है, सारे एंगल अलग अलग। तो बच्चों मोस्ट एसिमेट्रिक सिस्टम की बात करें, ठीक है, तो हम कहेंगे अच्छा भाई ट्राइक्लिनिक, तो जो बिल्कुल ही कहने में नहीं है ना, मोस्ट एसिमेट्रिक सिस्टम, तो हम कहेंगे ट्राइक्लिनिक। ओके, तो फिर मोनोक्लिनिक में क्या फर्क है, तो देखो ट्राइक्लिनिक मोनोक्लिनिक एक जैसे ही है। मोनो मतलब एक जगह परेशानी है, बाकी एक जैसे। तो ट्राइक्लिनिक में क्या था, तो आपने कहा ए नॉट इक्वल्स टू बी और बी नॉट इक्वल्स टू सी। मोनोक्लिनिक में भी वही है, ए नॉट इक्वल्स टू बी एंड बी नॉट इक्वल्स टू सी। तो फिर फर्क क्या हुआ, तो देखो ट्राइक्लिनिक तो टोटली एसिमेट्रिक था, मतलब अल्फा बीटा गामा आपस में भी बराबर नहीं है,
90 पे भी नहीं। अच्छा, टेढ़े क्यूब में क्या था, अल्फा बीटा गामा आपस में बराबर थे, 90 पे नहीं थे लेकिन सब बराबर थे। ठीक है, यहाँ न तो आपस में बराबर होंगे ना ही 90 पे होंगे, तभी तो हम कह रहे हैं बहुत ज़्यादा एसिमेट्रिक सिस्टम। एग्जाम्पल रहेगा पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ब्लू वाइट्रियल, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 और बोरिक एसिड H3BO3। ये बहुत बार आ चुका है बच्चों, ध्यान रखना। अब मोनोक्लिनिक और इसमें कंपैरिजन करा तो हमने कहा दोनों एक जैसे हैं, मतलब A नॉट इक्वल्स टू B नॉट इक्वल्स टू C, यहाँ पे भी A नॉट इक्वल्स टू B नॉट इक्वल्स टू C। अब यहाँ तो पूरा ही मोस्ट एसिमेट्रिक है, यहाँ एक जगह सिमेट्री नहीं हो रही, बाकी ठीक है। तो भाई अल्फा गामा तो हो गए 90 डिग्री पे, लेकिन बीटा मतलब ये वाला जो एंगल आएगा ना आपका, ये वाली लेंथ पे है ना, यहाँ जो एंगल आएगा ये 90 डिग्री पे नहीं होगा। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई जब हम क्यूब बना रहे थे, ये इस तरह से जब हम क्यूब बना रहे थे तो हमने सीखा था, क्या सीखा था भाई, ये वाली लेंथ जो थी ना ये थी ए और ये एंगल क्या था अल्फा, ये वाली लेंथ जो थी ये थी बी। ठीक है, और ये वाला एंगल क्या था बीटा। तो बच्चों ये एंगल जो है 90 डिग्री पे नहीं है, जो क्यूब खड़ा होता है ना बस यहाँ से ये टेढ़ा मेढ़ा झूल जाएगा, बाकी सब कुछ 90 डिग्री पे रहेगा, है ना। ये है तो ये एंगल 90 डिग्री पे रहेगा। ओके, ठीक है, तो हम कहेंगे भाई मोनोक्लिनिक, यानी एक बार आपकी बात नहीं मानी है वैसा का वैसा ट्राइक्लिनिक के जैसा, मतलब A नॉट इक्वल्स टू B नॉट इक्वल्स टू C, लेकिन अल्फा और गामा तो 90 पे है, बट बीटा जो है बच्चों देखो ये है ना, यहाँ बीटा जो है ये 90 डिग्री पे नहीं है। ठीक है, तो बीटा नॉट इक्वल्स टू 90। तो ट्राइक्लिनिक ऐसे याद रख लो, 3 बार परेशान करेगा, मोनोक्लिनिक 1 बार परेशान करेगा, दोनों एक जैसे। तो ट्राइक्लिनिक में क्या है, A नॉट इक्वल्स टू B नॉट इक्वल्स टू C, तो मोनो में भी ऐसा ही है, A नॉट इक्वल्स टू B नॉट इक्वल्स टू C। लेकिन ट्राइक्लिनिक में अल्फा बीटा गामा आपस में बराबर नहीं, आपस में भी सेट नहीं हो रहे, 90 पे भी नहीं है। लेकिन मोनो में एक जगह परेशानी है, मतलब अल्फा गामा तो 90 पे है, लेकिन जब क्यूब खड़ा होता है उस सिचुएशन में वो जो लेंथ है, लेंथ तो खैर अलग है, वो जो एंगल है वो 90 डिग्री सेट नहीं। ठीक है, तो हम कहेंगे ओके भाई, तो ये हो गया आपका मोनोक्लिनिक। ओके, तो आई थिंक अब आपको साथ के साथ क्रिस्टलाइन सिस्टम जो है बच्चों याद हो गए होंगे, है ना, और इनके एग्जाम्पल्स। अब आप सोचेंगे पॉसिबल वेरिएशन, तो देखो मैंने आपको कहा था भाई एक बेसिक यूनिट सेल याद करो, क्यूब याद कर लो। क्यूब में कहाँ कहाँ पार्टिकल रख सकते हो, तो हम कहेंगे क्यूब में 8 कोने होते हैं, कॉर्नर्स कितने होते हैं क्यूब के 8, तो हम कॉर्नर पे पार्टिकल रख सकते हैं। हम 6 फेस होती हैं, फेस के सेंटर पे पार्टिकल रख सकते हैं। ठीक है, अब 6 फेस पे मत रखो, कोई 2 अपोजिट फेस ले लो, छत और टॉप और फ्लोर ले लो, लेफ्ट राइट ले लो, फ्रंट बैक ले लो, उनके फेस के सेंटर पे पार्टिकल्स रख सकते हो। तो कोई 2 फेस के दो अपोजिट फेस के सेंटर पे पार्टिकल रखते हो तो इसे ECC बोलते हैं, एंड सेंटर्ड सेल। फेस के सेंटर पे रखते हो तो फेस सेंटर सेल, कॉर्नर पे रखते हो तो सिंपल क्यूबिक सेल, सिंपल यूनिट सेल, और क्यूब के बीचों बीच में है ना, पूरा क्यूब बंद कर दो, उसके बीचों बीच में कुछ रख दो तो होता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, तो अब ऐसे तो तुम्हें लगे 4 तरह की यूनिट सेल है, सिस्टम कितने 7, समझ में आया ना। क्रिस्टल स्पेस लैटिस की बेसिक यूनिट तो हम कहेंगे यूनिट सेल। अब वो ABC और अल्फा बीटा गामा के हिसाब से 7 तरीके से पॉसिबल थी, तो सिस्टम 7 थे। अब आप कह रहे हो भाई पार्टिकल रख सकते हैं, तो 4 जगह पॉसिबल है पार्टिकल को रखने की, कॉर्नर, फेस सेंटर, कोई 2 अपोजिट फेस का सेंटर और बॉडी सेंटर, यानी SCC, FCC, BCC और ECC, तो 4 यूनिट सेल। तो 7 सिस्टम और एक में 4 यूनिट सेल, तो टोटल 28 हो गया, है ना। 7 × 4 कितना हो गया, 28 हो गया। तो भाई 28 टाइप के वेरिएशंस होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जब आप सिंपल यूनिट सेल बनाते हो, मतलब सिंपल क्यूब बनाते हो और पार्टिकल्स को प्लेस करते हो, तो आप देखोगे कि भाई आप कॉर्नर पे पार्टिकल रख सकते हो, आप BCC बॉडी सेंटर पे रख सकते हो, आप फेस सेंटर पे रख सकते हो, लेकिन 2 अपोजिट फेस के सेंटर्स पे पार्टिकल्स नहीं सेट होते। अगर रखते हो तो वो सिस्टम बनता ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है भाई, वो बनता ही नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे भाई, अच्छा क्यूबिक में सिर्फ ये 3 पॉसिबल वेरिएशन है। ठीक है, अब देखो एक ही सिस्टम ऐसा है जहाँ चारों जगह पार्टिकल्स रख सकते हैं, वो है मैच बॉक्स, यानी ऑर्थोरोम्बिक। माचिस याद रखना दिमाग में, माचिस यानी ऑर्थोरोम्बिक, एग्जाम्पल रोम्बिक सल्फर।
ठीक है, उस सिस्टम के अंदर चाहे पार्टिकल को कोने पे बिठाओ, चाहे फेस के सेंटर पे बिठाओ, चाहे बॉडी के सेंटर पे बिठाओ, या कोई दो ऑपोजिट फेस के सेंटर्स पे बिठा दो, हर जगह तुम क्या कर सकते हो, उन पार्टिकल्स को रख सकते हो। अगर ऐसा है तो उस सिस्टम को हम कहते हैं ऑर्थोरोम्बिक, जिसमें चारों पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तो बस एक ही है जिसमें चार है। अब मोस्टली सिर्फ कॉर्नर पे पार्टिकल रखे जा सकते हैं। तो बच्चों, चाहे तुम ट्राइक्लिनिक देख लो, चाहे तुम रोम्बोहेड्रल टेढ़ा क्यूब देख लो, है ना, और या तुम हेक्सागोनल देख लो, तो देखो 3 सिस्टम ऐसे हैं जहां पार्टिकल्स को सिर्फ कॉर्नर पे रखा जा सकता है। टोटल पॉसिबल वेरिएशन कितने हैं? तो मैंने कहा था 28 नहीं आता है। एक्सपेरिमेंटली हम क्या देखते हैं, 28 की जगह 14 पॉसिबल वेरिएशंस ही होने तो चाहिए थे 28, पर मिले ही नहीं 28, है ना। कहीं पे कोई सेट नहीं हो रहा, कहीं पे कोई सेट नहीं हो रहा, तो टोटल पॉसिबल वेरिएशन है बच्चों 14 पॉसिबल वेरिएशन है, और उन्हें हम कहते हैं ब्रेवियस लैटिस। ठीक है, तो आपसे पूछेगा भाई अब ये ब्रेवियस लैटिस क्या है, तो हम कहेंगे क्रिस्टल सिस्टम में पॉसिबल वेरिएशन ऑफ पार्टिकल्स। तो टोटल 14 पॉसिबल वेरिएशंस है। ठीक है, कौन कौन से? तो हम कहेंगे देखो, सिंपल क्यूबिक में 3 थे, 3 हो गए। ऑर्थोरोम्बिक में 4 होते हैं, तो 4 और 3 कितने हो गए? 7। फिर 3 यूनिट सेल ऐसी थी, चाहे वो हेक्सागोनल हो, चाहे वो ट्राइक्लिनिक हो, या टेढ़ा क्यूब मतलब रोम्बोहेड्रल हो, तो यहाँ पे एक एक सेल ही बनती है प्रिमिटिव प्रिमिटिव प्रिमिटिव। ठीक है, तो भाई यहाँ 3 थे, यहाँ 4 थे, 7 और 3 बार ये आया 10। अब 2 सिस्टम बाकी है, उनमें 2-2 होने चाहिए। तो हम कहेंगे भाई टेट्रागोनल में होता है सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंटर, और मोनोक्लिनिक में होता है सिंपल क्यूबिक और एंड सेंटर। ठीक है, तो बस एंड सेंटर जो है वो आपको यही मिलेगा, और जहाँ 4 है वहाँ तो मिलेगा ही सही। ठीक है, तो टोटल पॉसिबल वेरिएशन इन सबको काउंट करो, देखो 3, 2, 5, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। तो टोटल पॉसिबल वेरिएशंस इन अ क्रिस्टलाइन लैटिस, तो हम कहेंगे वो है 14 पॉसिबल वेरिएशन, एंड दीज वेरिएशंस आर कॉल्ड ब्रेवियस लैटिस। क्लियर? अब तुम्हें मेरी बात समझ में आई शुरू से, है ना? ध्यान से सुनो, पूरा लेक्चर जो है वो ध्यान से सुनो, 5 मिनट के अंदर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो बच्चों, एक सेकेंड में पानी पी लूं। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगी क्रिस्टल मतलब रेगुलर अरेंजमेंट, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, दूर दूर तक देखोगे पार्टिकल जो है प्रॉपरली अरेंज नजर आएंगे। ठीक है, अब जितने भी पार्टिकल है सबको डॉट से रिप्रेजेंट कर दो। ठीक है भाई, डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो बच्चों सारे पार्टिकल्स को अगर डॉट से रिप्रेजेंट करो और सारे डॉट को तुम ऐसे जोड़ दो, तो पूरी की पूरी ज्योमेट्री जो है दैट इज स्पेस लैटिस। हर डॉट एक पार्टिकल की पोजीशन को बताता है, दैट इज लैटिस पॉइंट। अब पूरी ज्योमेट्री का एक बेसिक स्ट्रक्चर, जैसे कई बुक्स में लिखा है भी पूरी ईंट की दीवार और एक ईंट, तो ईंट की दीवार 2D है, 3D नहीं है, एक ही तो प्लेन बनाते हैं ना, तो 2D है ना। तो हम कहेंगे एक ईंट उसका बेसिक यूनिट हो गया ना, उसी तरह से ये पूरा का पूरा है और इसका एक बेसिक यूनिट, एक क्यूब आता है, वो यूनिट सेल। ठीक है, अब बच्चों लैटिस की खास बातें क्या है? तो हम कहेंगे भाई लैटिस में हर पॉइंट लैटिस साइट होता है, वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की पोजीशन बताता है, और इसकी बेसिक यूनिट सेल होती है। ठीक है, अब यूनिट सेल के अपने ही पैरामीटर होते हैं। भाई यूनिट सेल में क्या होता है? तो हम कहेंगे 3 तो एक्सियल लेंथ हो गई, A, B और C। आपको ध्यान रखना, ये जो बाहर आ रही है ना बच्चों, ये A है। ठीक है, तो इसके जस्ट सामने वाला एंगल अल्फा, फिर ये इधर बना रहे हो दिस इज B, है ना, तो इसके जस्ट सामने वाला एंगल बीटा, और ये लेंथ जो आपकी ऊपर जा रही है दिस इज C, और इसके सामने वाला एंगल गामा। तो हम कहेंगे भाई एक्सियल लेंथ ABC और अल्फा बीटा गामा एक्सियल एंगल। अब हर बार 90 डिग्री पे हो और सारी लेंथ जो है वो बराबर हो, ऐसा जरूरी थोड़ा ना हो सकता है ऊपर नीचे। तो हम कहेंगे भाई अगर बराबर है तब तुम सिंपल यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक सिस्टम बोल दो। ठीक है, इसे आप क्यूबिक सेल कह सकते हैं। ओके, लेकिन इसके पैरामीटर्स कितने हैं? तो मैं कहूँगी भाई 6 पैरामीटर है, एक्सियल एंगल, अल्फा बीटा गामा,
एक्सियल लेंथ ABC, टोटल 6 पैरामीटर है एक यूनिट सेल को डिफाइन करने की। तो उसके अकॉर्डिंग मैं कहूँगी भाई टोटल 7 बेसिक, अगर बेसिक ढांचा ही बदल गया तो पूरा सिस्टम बदल जाएगा। तो 7 क्रिस्टलाइन सिस्टम पॉसिबल है। ठीक है, अब याद करने का तरीका क्या था बच्चों? तो मैंने कहा था कि पहला तो है डाइस यानी क्यूबिक, दूसरा है डस्टर टेट्रागोनल, तीसरा है मैच बॉक्स ऑर्थोरोम्बिक, चौथा है ग्रेफाइट हेक्सागोनल, फिर टेढ़ा क्यूब है ना, अल्फा बीटा गामा बराबर रखना है लेकिन 90 पे नहीं रखना है, तो टेढ़ा क्यूब है बच्चों रोम्बोहेड्रल। फिर जो सबको परेशान करता है, बिल्कुल मैच नहीं होता है, ट्राइक्लिनिक, और एक जगह तो थोड़ी शांति है तो मोनोक्लिनिक है ना, एक जगह एंगल बिगड़ता है बीटा नॉट इक्वल्स टू 90, बाकी सब ठीक नहीं, बाकी पूरा ट्राइक्लिनिक है तो हो गया मोनोक्लिनिक। ठीक है, तो ट्राइक्लिनिक, क्लिनिक पहुंचा दिया भाई, 3 जगह परेशान कर दिया तो ट्राइक्लिनिक। ठीक है, और ये मोनोक्लिनिक। फिर इसके एग्जांपल्स बताए थे भाई, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ब्लू वाइट्रियोल और बोरिक एसिड इंपॉर्टेंट है। फिर सल्फर के 2 फॉर्म होते हैं, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक। तो मोनोक्लिनिक में मोनोक्लिनिक सल्फर लिख लेना, और रोम्बोहेड्रल में आप रोम्बिक सल्फर, सॉरी ऑर्थोरोम्बिक में रोम्बिक सल्फर लिख लेना। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत थी नहीं, एग्जाम्पल्स आपको लर्न करने हैं। फिर मैंने कहा था कि भाई यूनिट सेल में पार्टिकल्स कहाँ कहाँ रख सकते हो? तो हम कॉर्नर पे रख सकते हैं, बॉडी सेंटर पे रख सकते हैं, फेस सेंटर पे रख सकते हैं, और 2 अपोजिट फेस के सेंटर पे भी रख सकते हैं। तो पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग यूनिट सेल खुद भी 4 तरह की होगी, सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड, BCC और ECC। तो हम कहेंगे हाँ। अब वैसे देखा जाए तो 7 सिस्टम है, और एक सिस्टम में अगर 4 यूनिट होती, यूनिट सेल 4 है पर बननी भी तो चाहिए है ना। तो हमने कहा अगर मान लो बनती तो टोटल 7 4 28 वेरिएशंस होते, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर सिस्टम में 4 यूनिट सेल नहीं बनती। इनफैक्ट ऑर्थोरोम्बिक को छोड़ के किसी में भी 4 यूनिट सेल नहीं बनती है ना, 3 भी नहीं बनती है बच्चों, 2 ही है ना, सिर्फ क्यूबिक वाले में 3 है, अदरवाइज किसी में 3 भी नहीं है। तो ऑर्थोरोम्बिक में 4 बनती है, क्यूबिक में ECC नहीं बनती है, बाकी बन जाती है। ECC आपको मिलेगी मोनोक्लिनिक में है ना, और 3 यूनिट सेल यानी 3 मतलब लैटिस यानी कि हेक्सागोनल है, ट्राइक्लिनिक है और रोम्बोहेड्रल है, यहाँ पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे रख सकते हो। तो टोटल पॉसिबल वेरिएशन जब हमने काउंट किया तो ये आया 14। तो देयर आर 14 पॉसिबल वेरिएशंस इन 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सिस्टम। दीज वेरिएशंस आर कॉल्ड ब्रेवियस लैटिस। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट भी पढ़ना है हमें यूनिट सेल। अच्छा, ये बेसिक यूनिट सेल बना दी है ना पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग, और इनके अकॉर्डिंग पूरा आपका सिस्टम हो गया। अब यूनिट सेल भी होती है, प्रिमिटिव होती है, सेंटर्ड होती है, FCC होती है, BCC होती है, ECC होती है, लेकिन क्लास जो है वो और 1 घंटा लंबी खिंच जाएगी है ना। ठीक है, तो आज की क्लास में यही एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक इसे अच्छे से पढ़ना, नोट्स बनाना, डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।